के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। देश में कोरोना मामलों की संख्या 1,06,750 तक पहुंच गई है। आपको बता दें, इसमें 42,297 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं और घर लौट चुके हैं, जबकि 3,303 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 5,600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु सबसे आगे है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,250 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई मरीज ठीक होकर स्वस्थ होकर घर भी गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद आपको बता दें, तमिलनाडु में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 3 राज्यों के ताजा आंकड़ों पर देखिए नजर अगर हम डालें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 39,297 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में यहां 2,250 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो कुल 12,539 मामले यहां पर हैं। यहां 24 घंटे में 398 केस दर्ज हुए हैं। जबकि तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में गुजरात से ज्यादा कुल 13,191 मामले दर्ज हुए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 743 नए मामले सामने आए। संक्रमण के मामले में 3 बड़े शहरों की बात अगर करें तो मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई की हालत सबसे खराब है। मुंबई में कुल 24,118 कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जबकि बीते 24 घंटे में आए मरीजों की संख्या 1,372 तक पहुंच गई है। अहमदाबाद में कुल 9,216 मामले सामने आए हैं। यहाँ 24 घंटे में 271 मामले सामने आए हैं, जबकि चेन्नई में 8,228 मामले हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ 557 नए केस दर्ज हुए हैं। और अब आप बात करते हैं वेंटिलेटर को लेकर मचे घमासान की। जी हां, गुजरात में देसी वेंटिलेटर यानी कि धमन 1 को लेकर सियासत अब यहां पर शुरू हो गई है। देसी वेंटिलेटर को लेकर गुजरात सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धमन 1 में कई खामियां हैं। इस वेंटिलेटर के जरिए कोरोना संक्रमितों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के दोस्त की कंपनी ने इसे बनाया है, इसलिए गुजरात सरकार इसे प्रमोट कर रही है। ये हैं वो देसी वेंटिलेटर जिनका गुजरात सरकार ने जोर शोर से प्रसार किया था। धमन 1 नाम के इन वेंटिलेटर को राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी ने बनाया था। करीब महीने भर पहले ये दावा किया गया था कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ये देसी वेंटिलेटर वरदान है, मगर अब इन वेंटिलेटर पर सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने माना है कि इन वेंटिलेटर को अपग्रेड किया जाएगा। એમાં અમારા જે ડૉક્ટરો ખાસ કરીને હતા એના જે સૂચનો હતા એ સૂચનોને પણ એ લોકોએ ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા છે ને બધા જ મશીનો નવા સૂચનો સાથે અપગ્રેડ કરશે અથવા તો નવા આપશે। એટલે એમાં કંઈ એવી કોઈ ત્રુટિ નથી રહી કે આ મશીન કામ નથી કરતા અથવા તો એ ફેલ ગયેલા છે, પણ એ ચોક્કસ દર્દીઓને બચાવવામાં ઉપયોગી થઈ રહે છે। मगर कांग्रेस को मौका मिल गया है। वो आरोप लगा रही है कि देसी वेंटिलेटर के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली गुजरात सरकार भ्रम में डाल रही है। ये देसी वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है। लेकिन जब 15 मई को सिविल के सुपरिटेंडेंट ने, सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने सरकार को कागज लिखा कि ये दमन जो आपने भेजा है वो कोविड-19 के दर्दियों की सारवार के लिए ठीक नहीं है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो तब जाके हमने एक जवाब जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे ये मुद्दा हाईलाइट किया है और सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस के आरोपों पर गुजरात सरकार की ओर से जवाब दिया गया। बताइए कि माना जा रहा है कि वेंटिलेटर पूरी तरीके से फेल है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे हम कह चुके हैं अभी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो लाइसेंस की बात की गई है, किसी भी वेंटिलेटर को ऐसे लाइसेंस की जरूरत का अभी फिलहाल गवर्नमेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार भी ये मानती है कि मौजूदा देसी वेंटिलेटर धमन 1 में अपग्रेडेशन की जरूरत है, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरी तरह से फेल है।
अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अब तक 350 जितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि विपक्ष कांग्रेस ये कह रहा है कि जो मौत हुई है उसको में गुजरात सरकार की ओर से सीधे तौर पर ये आंकड़े दिखाने चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर ये धमन जो है वेंटिलेटर उसका इस्तेमाल किया गया और उनकी मौत हुई। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी नेता अनुराग शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों का फिलहाल कोई सुराग नहीं है। गोली लगने के बाद बीजेपी नेता को जख्मी हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिलने से अनुराग शर्मा के समर्थक भड़क गए और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात अम्फान तूफान की। जी हां, अम्फान तूफान हिंदुस्तान की जद से करीब करीब गुजर चुका है, लेकिन इसकी तबाही के गहरे निशान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में साफ देखे जा सकते हैं। ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें। इन 5 तस्वीरों में अम्फान तूफान से मची तबाही के निशान यहां पर देखे जा सकते हैं। तूफान के वक्त आई तस्वीरें सिहराने वाली हैं। हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चली थी। इस तूफान में कहीं स्कूल की छत उड़ गई, हावड़ा ब्रिज भी गुम हो गया, बिजली के पोल और पेड़ जगह जगह से टूटे दिखे, सड़कों पर समंदर जैसे हालात बन गए थे। अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में खासी तबाही मचाई है। देर रात एक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रहीं। ऐसा अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा न सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़कर उड़ा ले जाने को बेकरार। अम्फान तूफान ने उड़ीसा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तूफान की रफ्तार जब थमी तो कोलकाता में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था, गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी, सड़कों पर पेड़ उखड़ पड़े थे, बड़े बड़े होर्डिंग, बिजली के पोल औंधे मुंह गिरे हुए थे। पूरे कोलकाता शहर में किस तरह का डिस्ट्रक्शन खड़ा किया है वो आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त कोलकाता के रास्ते में हम लोग इस वक्त पार्क स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ गिर चुकी है। उसके साथ साथ जितने भी केबल लाइंस है वो भी उसके साथ साथ गिर गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो गिर चुके हैं, लैंप पोस्ट। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बारिश जो हुआ था, भारी मात्रा में बारिश होने की वजह से पानी बहुत सारी जगहों में जम गया है। इस वक्त ये जितने भी बिल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं सब में अंधेरा है। पूरा ये जो रास्ता है, पूरा ये जो इलाका है मेरे पीछे जो एक्साइड मोड़ की तरफ जाता है, एक बहुत ही खास प्रोमिनेंट जो चौराहा है कहा जा सकता है कोलकाता शहर का, वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसके साथ साथ देखिए कितने ऐसे पेड़ हैं पूरे रास्ते में जो इस वक्त गिरा हुआ है। और इस तरह का जो सिचुएशन हम देख सकते हैं वो पूरे कोलकाता शहर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। बुधवार शाम के वक्त जब तूफान पूरे शबाब पर था, हावड़ा ब्रिज भी इसके आगे नतमस्तक हो चला। आंधी के झोंकों ने पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह अपने आगोश में ले लिया कि पुल दिखना ही बंद हो गया। हावड़ा में तूफानी हवाओं के जोर से एक स्कूल की छत देखते ही देखते उड़ गई। इस खौफनाक मंजर को सामने के मकान में रहने वाले एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर है। तूफान के गुजर जाने के बाद उसके गहरे निशान हर तरफ पसरे हैं। घंटों के लैंडफॉल में चक्रवाती तूफान अम्फन ने तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल के कई जिले प्रभावित हैं, तो साथ ही साथ सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। ये है एक ऐसी सड़क का नजारा जो दीघा में है और सिर्फ एक पेड़ नहीं, लगातार दूर तक कई पेड़ गिरे हैं। घंटों चले इस
वर्षा और साथ ही साथ इस चक्रवात में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कई दिन लग जाएंगे। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। ऑलमोस्ट पूरा कोलकाता यहाँ पे जितना भी सेंट्रल है, ये आपका 7 पॉइंट, AJC बोस रोड, 4 नंबर, कोस्ट मॉल, ये पूरा 7 पॉइंट्स के पास जितने भी पार्क स्ट्रीट, सारे एरिया ब्लॉक्स है, सब ब्लॉक्स है। आप निकलिए ही मत तो ज़्यादा बेटर होगा। पानी की वजह से, तूफान की वजह से, और पेड़ गिर गए हैं रास्तों में। कोई अभी तक सपोर्ट नहीं आया है कि पेड़ साफ कर दे। बर्बादी सिर्फ बाहर नहीं, मकानों के अंदर भी पहुंच चुकी है। निचले इलाकों में तूफानी बरसात का पानी मकानों के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से घर का सारा सामान डूब गया। लोग रात भर जैसे तैसे पानी बाहर निकालकर अपने आशियाने को बचाने में लगे रहे। दीघा से मनोज लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के लोगों का काफी अरसे बाद इतनी तेज रफ्तार के तूफान से वास्ता पड़ा। ओडिशा में रफ्तार थोड़ी कम रही, लिहाजा तबाही भी कम रही। दोनों राज्यों में 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया था। इसके बावजूद 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। खतरे में तो उड़ीसा और बंगाल दोनों थे, लेकिन जैसे जैसे अम्फान देश के पूर्वी तट के नजदीक बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल की तरफ इसकी निगाहें ज्यादा टेढ़ी होती गईं। बंगाल में समुद्र तट से टकराने के वक्त तूफान की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंच गई थी, जबकि कई घंटे बाद तक कोलकाता शहर में 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। अम्फान का सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा। तूफान के टकराने के वक्त दीघा में सीधे खड़े हो पाना भी मुमकिन नहीं था। बता रही हैं कि किस तरह का मंजर है इस समय दीघा में। समुद्र पूरी तरह उफान पर है। लहरों की ऊंचाई करीब 15 से 20 फीट हो रही है, जिसका मतलब है कि 2 तल का मकान भी वो कवर कर चुका है। और ये तेज हवाएं जो आपके लिए खुद अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में इतनी बड़ी मुश्किल का सबब बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही कितनी हुई, इसका हिसाब किताब अभी बाकी है, लेकिन सीएम कह रही हैं कि कम से कम 10 से 12 लोग तो तूफान की भेंट चढ़ ही गए। আমাদের ডিএমরা সবাই ফিল্ডে আছেন, পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিডিও এসডিও সাধারণ মানুষ সকলে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সবাই যা খবর পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা এক্ষুনি বলা যাবে না। ইতিমধ্যে 10-12 জন মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যারা হয়তো বাড়িতে টিন উড়ে এসছে বা বেশিরভাগই হচ্ছে গাছ পড়ে মারা গেছে। बंगाल के मुकाबले उड़ीसा में तूफान का कहर कुछ कम रहा। यहाँ ज्यादा असर बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में दिखा, लेकिन इन इलाकों में भी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रही। इसके बावजूद उड़ीसा में अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर है। We have seen some devastation to large number of trees which have been uprooted and broken. Some of the electricity infrastructure has been damaged. Minor damage to telecom infrastructures we have seen. And then some buildings with asbestos roofs of public agencies have been damaged. बंगाल और उड़ीसा में करीब 6.5 लाख लोग पहले ही सुरक्षित निकाले जा चुके थे। तूफान की चपेट में आने वालों की मदद के लिए एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल भी तैनात थे। कई लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। दीघा से मनोज लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और रुक करेंगे अगली खबर का। और अब बात हवाई सेवा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए, उनके खुशखबरी के लिए। जी हां, देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए यात्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वहीं राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है कि वो हवाई यात्रा को हरी झंडी देती है या नहीं।
2 महीने बाद एक बार फिर हिंदुस्तान के आसमान पर हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। 25 मार्च से बंद पड़ी हवाई सेवा एक बार फिर बहाल होने जा रही है। सरकार ने 25 मई से घरेलू हवाई सेवा को शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का यह फैसला राज्य सरकारों के बात करने के बाद आया है। विमान कंपनियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी को तैयारियां शुरू करने के लिए बोल दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के हर राज्यों में फ्लाइट भेजने को हरी झंडी दे दी है, लेकिन राज्य सरकारों को यह फैसला करना है कि वो अपने यहां उड़ानों को अनुमति देती है या नहीं। हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी, और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। आज दोपहर तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यात्रियों के लिए नई एसओपी जारी करेगी। 15 मई को एएआई ने जल्दी हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि चौथे लॉकडाउन की गाइडलाइन में हवाई सेवा को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रा शुरू होने पर यात्रियों की एसओपी जारी की थी, जिसके मुताबिक केवल वेब चेक इन की अनुमति है। कोई केबिन लगेज ले जाने की अनुमति नहीं होगी। फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। मास्क और हाथ के दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनना सबके लिए जरूरी। 4 फीट की दूरी बनाकर रखना सबके लिए जरूरी। एयरपोर्ट स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना होगा जरूरी। यात्री अब अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर भी लेकर जा सकते हैं। इस एसओपी को लेकर काफी मंथन हुआ, जिसमें कुछ बदलाव भी किए जाने वाले हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अभी यात्रियों को थोड़ा इंतजार और करना होगा। जहाँ तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और मैं समझता हूँ अगर मिडिल सीट आप इकोनॉमी क्लास में खाली रख भी लें तो जो सोशल डिस्टेंस का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो तो होगा नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्राइस कैपिंग लो या वो जो भी है तो हम शुरू में देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 100 फ्लाइट्स हैं और आप 30 चलाओगे तो डिमांड तो बहुत होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब एयरलाइंस मनमर्जी से कर लें, पर एयरलाइंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं और हम भी ये नहीं चाहेंगे कि अगर हम मैक्सिमम देंगे तो ये थोड़ा मैक्सिमम ऐसा लगाएंगे जो बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एयरलाइंस का भी हमें देखना पड़ेगा और हमें पैसेंजर्स का भी देखना पड़ेगा। देखिए, ये सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है। पहले हमने रेलवे शुरू की है, फिर डोमेस्टिक करेंगे, और मैं समझता हूँ समय आएगा जल्दी जब ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं इनके बारे क्या करना चाहिए। पूरा खोलना मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। और आपको बता दें कि लखनऊ में आज से सैलून यानी कि नाई की दुकानें भी खुलने जा रही हैं। इन्हें कई शर्तों के साथ काम करने की मंजूरी दी गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी आज से बाजार में सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन 50-50 फॉर्मूले के साथ। लखनऊ में करीब 2 महीने बाद आज सैलून खुलने की तैयारी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 18 मई की रात को ही आदेश जारी करके सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जा चुकी थी, लेकिन लखनऊ के सैलून और पार्लर मालिकों के लिए अलग से आदेश जारी किया गया कि 21 मई यानी आज से वो भी काम शुरू कर सकते हैं। लिहाजा कल से ही नए तौर तरीकों के साथ ग्राहकों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये हैं हम इस वक्त लखनऊ के एक मेंस पार्लर में हैं और यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, यानी कि जब लोग कल पहुंचेंगे तो अपना बाल और दाढ़ी कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, ये बाकायदा इस तरह की इन्हें शील्ड पहनेंगे, साथ साथ एप्रन पहनेंगे और 1 टाइम कटिंग शीट होगी जिससे ग्राहकों को पहनाया जाएगा। सैलून के लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि एक बार में एक ही शख्स सैलून के अंदर जा सकता है। सैलून मालिकों को सभी ग्राहकों के नाम और फोन नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। वहीं नोएडा में भी जरूरी सामानों के अलावा बाकी दुकानें खोलने को लेकर असमंजस था। बुधवार को जिला प्रशासन ने व्यापारी संगठनों के साथ बैठक करके स्थिति साफ की, जिसके बाद आज से दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन शर्तों के साथ। एक दिन बाजार की आधी दुकानें खुलेंगी, बाकी की आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। एक दूसरे से सटी दुकानें अलग अलग दिनों में खुलेंगी। दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी है।
सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन जरूरी होगा। एक बार में दुकान पर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं हो सकते। दुकानदारों को दुकान बंद करके 7 बजे से पहले घर पहुंचना जरूरी होगा। और हरियाणा के अंबाला में फंसे 450 मजदूरों को आज बसों से उनके घरों की ओर रवाना किया गया। कई दिनों से परेशान मजदूरों ने बस में सवार होकर राहत की सांस ली और प्रशासन का धन्यवाद किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।